छात्रों, पिछले व्याख्यान में अपन आपको रेले जीन्स नियम द्वारा कृष्णका वितरण वक्र की व्याख्या के संदर्भ में जो गणितीय विश्लेषण था उसमें हमने उसमें अप्रगामी तरंगों की संख्या के बारे में आपसे चर्चा की थी, लैम्ब्डा के फॉर्म में और आवृत्ति के फॉर्म में। लैम्ब्डा प्लस डिनो लैम्ब्डा तरंग परास में प्रतिक्रिया आयतन कंपन विधाओं की संख्या या अप्रगामी तरंगों की जो संख्या थी वो समीकरण 6 द्वारा हमने आपको व्यक्त की थी। ठीक है, इससे अब आगे हम बात करना चाहते हैं कि आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य के रूप में प्रत्येक अप्रगामी तरंग की औसत ऊर्जा कितनी है, और यदि अप्रगामी तरंगों की संख्या और प्रत्येक अप्रगामी तरंग की औसत ऊर्जा ज्ञात हो जाए तो हम कुल ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं, औसत कुल ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक अप्रगामी तरंग की औसत ऊर्जा क्या होगी, इसके लिए रेले जीन्स ने चिरसम्मत भौतिकी के ऊर्जा संविभाजन सिद्धांत का उपयोग किया, जिसके अनुसार किसी नियत ताप पर ऊष्मीय साम्यावस्था में निकाय के प्रत्येक अणु की प्रत्येक स्वतंत्र विधा के संगत औसत गतिज ऊर्जा हाफ kT होती है। बच्चों, पिछली क्लासेस में आप अच्छी तरह समझते हैं ऊर्जा संविभाजन सिद्धांत से कि प्रति स्वतंत्र कोटि ऊर्जा का मान हाफ kT होता है, औसत ऊर्जा गतिज ऊर्जा का मान। परंतु यदि सरल आवर्त गति करने वाले कण हैं, यदि ऊर्जा उत्सर्जित करने वाले दोलक सरल आवर्ती गति कर रहे हैं तो उनकी प्रति स्वातंत्र कोटि ऊर्जा का मान हाफ kT नहीं होता, बल्कि हाफ kT प्लस हाफ kT होता है। ये हाफ kT गतिज ऊर्जा के संगत है और हाफ kT उनकी स्थितिज ऊर्जा के संगत होता है। इस प्रकार यह बेसिक डिफरेंस है। जनरली बच्चों को ध्यान रहता है कि बच्चों से जब पूछते हैं कि औसत ऊर्जा का मान कितना है तो बच्चे तबाक से आंसर देते हैं कि हाफ kT होता है। लेकिन इसमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, स्वतंत्र यदि कण हैं, कोई गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, मोनोटॉमिक हैं, डायटोमिक हैं, या कोई इससे गति करने वाले हैं जिसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मान 0 है, उस स्थिति में तो औसत गतिज ऊर्जा का मान हाफ kT होता है। लेकिन जहाँ दोलनीय गति के कारण से कुछ निकाय हैं, दोलनीय गति करने वाले निकाय हैं, तो वहाँ औसत ऊर्जा का मान हाफ kT नहीं होता, बल्कि हाफ kT प्लस हाफ kT होता है। अर्थात गणितीय रूप में हम लिख सकते हैं कि E बार इक्वल टू kT। अतः कृष्णका में आवृत्ति परास न्यू और न्यू प्लस डी न्यू में ऊर्जा घनत्व बराबर है अप्रगामी तरंगों की संख्या इंटू प्रत्येक अप्रगामी तरंग की कुल औसत ऊर्जा, अर्थात यू न्यू डी न्यू बराबर एन न्यू डी न्यू इंटू ई एवरेज। एन न्यू डी न्यू का मान ऊपर समीकरण से रखने पर जिसका मान 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यू डी न्यू होता है, तथा ई एवरेज का मान kT रखने पर हमारे पास प्रतीकांक आयतन ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व आवृत्ति परास न्यू और न्यू प्लस डी न्यू में जैसे अपन ने न्यू और यू न्यू डी न्यू से लिखा है, इसका मान जो प्राप्त होता है वो 8 पाई न्यू स्क्वायर kT अपॉन सी क्यू डी न्यू है। इस नियम को ही अपन एक तरह से रेले जीन्स नियम के रूप में जानते हैं, विकिरण नियम के नाम से जानते हैं। इसे हम लैम्ब्डा प्लस डी लैम्ब्डा परास में लैम्ब्डा डी प्लस डी लैम्ब्डा परास में लैम्ब्डा के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्ब्डा या डी न्यू इक्वल टू माइनस सी अपॉन लैम्ब्डा स्क्वायर डी न्यू को प्रयुक्त करने पर उपयुक्त समीकरण निम्न प्रकार रूपांतरित हो जाती है। यू लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा बराबर 8 पाई अपॉन लैम्ब्डा 4 kT डी लैम्ब्डा। ये रेले जीन्स नियम लैम्ब्डा की फॉर्म में है। ऊपर इक्वेशन 8 में रेले जीन्स नियम आवृत्ति के फॉर्म में था। ठीक है, इन्हें आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के पदों में रेले जीन्स विकिरण नियम कहते हैं। अब इन्होंने मैथमेटिकली ये वैज्ञानिक रेले और जीन्स ने लैम्ब्डा और न्यू के फॉर्म में ये विकिरण नियम दिया। अब इस विकिरण नियम से हम देखना चाहते हैं कि कृष्णका का जो ऊर्जा वितरण वक्र है, क्या पूरा ऊर्जा वितरण वक्र इससे समझाया जा सकता है या नहीं। तो हम इसको दूसरे रूप में लिख रहे हैं कि रेले जीन्स विकिरण नियम की विफलता कहाँ पर ये पूरी तरह से फेल हुआ, कहाँ पर सक्सेस हुआ। तो देखिए नीचे फिगर में कि ऊर्जा घनत्व और आवृत्ति के संगत जो ऊर्जा वितरण वक्र है या लैम्ब्डा और क्या नाम उसके संगत जो ऊर्जा वक्र है, दोनों में अपन देखते हैं कि सतत लाइन से तो कृष्णका का प्रायोगिक ऊर्जा वितरण वक्र है, डॉटेड लाइन में जो रेले और जीन्स नियम के अनुसार जो वक्र प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है, जिसमें हम देख रहे हैं कि
उच्च तरंग दैर्घ्य या लघु आवृत्ति परास में तो कृष्ण ये रेले-जीन्स नियम क्या पाया गया है, सत्य पाया गया है या प्रायोगिक वक्र के संगत वक्र है। जबकि लघु तरंग दैर्घ्य क्षेत्र या उच्च आवृत्ति परास में जो वक्र है प्रायोगिक वक्र है, और जो रेले-जीन्स नियम के अनुसार जो वक्र होना चाहिए था, दोनों में बिल्कुल एक तरह से अपोजिशन है, विरोधाभास है, दोनों में कोई तालमेल नहीं मिल पाता है। फिगर से एक बार देखें। ठीक है, हाँ, इसमें देखिए लैम्ब्डा के करस्पॉन्डिंग ऊर्जा घनत्व में जो ऊपर एरो लगा है वो गलती से यू न्यू लिखा है, ये यू लैम्ब्डा है। ठीक है, तो दोनों फिगर से आप देखें तो आवृत्ति के रूप में देखें तो हमारे पास लघु आवृत्ति क्षेत्र में तो बिल्कुल वक्त मिलता है, दोनों एक दूसरे से साइमल्टेनियसली मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही उच्च आवृत्ति क्षेत्र आता है रेले-जीन्स नियम अनुसार तो अनंत की तरफ बढ़ना चाहिए था, जबकि प्रायोगिक तौर पर जो वक्र है वो आवृत्ति बढ़ने के साथ उसकी ऊर्जा घनत्व एक पीक पर पहुंचने के बाद वापस कम होने लगता है। इसी प्रकार लैम्ब्डा के पदों में भी देखें तो देखते हैं कि हमारे पास उच्च लैम्ब्डा क्षेत्र में तो जो प्रायोगिक वक्र है और रेले-जीन्स जो वक्र है दोनों एक दूसरे से तालमेल खाते हैं। लेकिन जैसे ही न्यून तरंग दैर्घ्य क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास वापस ऊर्जा घनत्व कम होने लगता है। लेकिन रेले-जीन्स नियम के अनुसार कैसा होगा, हमारे पास उच्च मान को व्यक्त होता है। इस प्रकार रेले-जीन्स विकिरण नियमानुसार जो आपको ऊर्जा घनत्व यू न्यू है वो आवृत्ति के स्क्वायर के समानुपाती है, प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर, अर्थात आप बना किसी सीमा के यू न्यू का मान न्यू स्क्वायर के समानुपाती बढ़ता है। यदि न्यू इक्वल टू 0 से न्यू इक्वल टू इन्फिनिटी तक की कुल ऊर्जा कैलकुलेट करें तो देखते हैं कि यू इक्वल टू इंटीग्रेशन यू न्यू डी न्यू लिमिट 0 से इन्फिनिटी से यू इक्वल टू अनंत प्राप्त होता है। जबकि प्रायोगिक तौर पर ऐसा नहीं है। प्रायोगिक तौर पर आप देख रहे हैं जैसे जैसे आवृत्ति मान बढ़ता जा रहा है तो कुल ऊर्जा का मान कोई अनंत प्राप्त नहीं होता, बल्कि एक निश्चित मान के बाद वापस कम होने लगता है। एक परिमित मात्रा में कुल ऊर्जा का मान प्राप्त होता है, न कि अनंत मात्रा में। जबकि थ्योरेटिकली रेले-जीन्स नियम अनुसार ये मान हमें अनंत मात्रा में प्राप्त होना चाहिए था, जो कि असंभव है। अर्थात प्रायोगिक और सैद्धांतिक रेले-जीन्स जो आपके पास विकिरण नियम है दोनों में समानता नहीं है। अर्थात न्यू इक्वल टू इन्फिनिटी पर यू इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, अर्थात यू न्यू ड्यू न्यू टेंड्स टू 0। इस प्रकार उच्च आवृत्ति या दृश्य से परावैंगनी में जाने पर रेले-जीन्स विकिरण नियम असामान्य हो जाता है। इस अव्यावहारिक परिणाम के कारण से चिरसम्मत भौतिकी में इस असफलता को परावैंगनी विपद या अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी बोलते हैं। ना अब वीन विकिरण नियम और रेले-जीन्स विकिरण नियम की सहायता से कृष्ण का ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या पूरी हो नहीं पाई। एक पार्ट को वीन विकिरण नियम एक्सप्लेन करता है तो रेले-जीन्स नियम करता है, दूसरे पार्ट को रेले-जीन्स नियम करता है तो वीन विकिरण उसके करस्पॉन्डेंस नहीं है। कंप्लीट एक नियम ऐसा कोई नहीं है जो कृष्ण का विकिरण वक्र के दोनों हिस्सों को या न्यून आवृत्ति क्षेत्र और उच्च आवृत्ति क्षेत्र दोनों भागों को एक साथ व्याख्या करता हो या संतुष्ट करता हो। अतः साइंटिस्ट मैक्स प्लांक ने विकिरण नियम और रेले-जीन्स विकिरण नियम के गणितीय विश्लेषण का गहराई से अध्ययन कर यह जानने का प्रयास किया कि उसमें प्रयुक्त अवधारणाओं या कंसेप्ट्स में किस प्रकार के परिवर्तन किए जाएं कि पूरे प्रायोगिक वक्र या कृष्ण का ऊर्जा वितरण वक्र का स्पष्टीकरण किया जा सके। ये अहम प्रॉब्लम उन्होंने समय समझी। तो प्लांक ने अपने विचार से, अपने कंसेप्ट से, अपने दिमाग से सोच करके ये एक ऐसा आंदोलनकारी या रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट दिया जिससे फिजिक्स की नई ब्रांच, एक नई फिजिक्स को जन्म हुआ। प्लांक ने विद्युत चुंबकीय दोलित की प्रकृति के बारे में नवीन शासी विचार प्रस्तुत किया, जिससे एक नया सिद्धांत क्वांटम सिद्धांत, जिससे एक नए सिद्धांत जिसे क्वांटम सिद्धांत कहते हैं का उदय हुआ। प्लांक के अनुसार विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण कृष्ण काल में उपस्थित विद्युत चुंबकीय दोलकों के द्वारा होता है। इन दोलकों से विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत या अविच्छिन्न न होकर के विविध मात्रा में, ये लाइन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है छात्रों, क्योंकि यहाँ एक दो ही शब्दों से प्लांक का नियम याद रहता है बच्चों को कि ऊर्जा सतत नहीं है बल्कि कैसी है, विविध है। चाहे वो उत्सर्जन है या अवशोषण है, लगातार सतत उसका नहीं तो अवशोषण होता है नहीं उसका उत्सर्जन होता है, बल्कि विविध मात्रा में ही उत्सर्जन अवशोषण होता है। ये एक रिवोल्यूशनकारी जो कंसेप्ट साइंटिस्ट प्लांक ने
अपनी ओर से दिया, ये सोच समझ करके कि कहीं न कहीं रेलेजेंस नियम और विकर्ण नियम में कोई फंडामेंटल या कंसेप्चुअल पार्ट की कमी है। यदि इसको कोई बदला जाए, इसमें कोई परिवर्तन किया जाए तो हो सकता है कि पूरे वक्र के लिए एक नियम में प्राप्त हो जाए। साइंटिस्ट प्लांक ने इसी कंसेप्ट को या हाइपोथेसिस, जिसको परिकल्पना के नाम से भी कहते हैं, ये समय दी। प्रत्येक दोलक न्यूनतम विविक्त ऊर्जा, जिसे मान लो E0 कह रहे हैं, कि किसी एक पूर्णांक गुणज के बराबर ऊर्जा अर्थात E0, 2E0, 3E0 के बराबर ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन कर सकता है। इसके फ्रैक्शन का नहीं करेगा, पूर्ण गुणक के रूप में ही करेगा। ये विशेष बात है कि न्यूनतम ऊर्जा यदि हमारे पास E0 है तो 1/2 E0, 3/2 या कोई 5/2 इस तरह के गुणक के रूप में ऊर्जा का न तो अवशोषण होगा न ही उत्सर्जन होगा। इसलिए न्यूनतम ऊर्जा क्वांटा, जो भी कम से कम जितनी ऊर्जा के मल्टीपल के रूप में ऊर्जा का अवशोषण उत्सर्जन होता है, उसको ऊर्जा का क्वांटा, जैसे यहाँ पर E0 h कह रहे हैं क्योंकि न्यू के गुणक के रूप में ही होगा E0 का मान, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा का क्वांटा या केवल क्वांटा रॉड भी कह सकते हैं। जहाँ न्यू दोलक की आवृत्ति है, H प्लांक कांस्टेंट है, जिसका मान ज्ञात करने पर H 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है। स्टैंडर्ड है, बच्चों को ज़्यादातर याद हो जाएगा या याद रखना चाहिए। अब प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा, रेलेजेंस नियम ने चिरसम्मत भौतिकी का यूज करके जो औसत ऊर्जा का मान, जैसे अभी पिछली मैंने सेंटेंस में आपको बताया था, एक ½ kT + ½ kT kT प्राप्त किया। लेकिन प्लांक ने थोड़ा अन्य तरीके से, ठीक है, दोलकों की जो माध्य ऊर्जा का मान ज्ञात किया वो निम्न प्रकार है। मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का उपयोग किया। उन्होंने रेलेजेंस नियम में ऊर्जा संविभाजन नियम का उपयोग किया, जबकि साइंटिस्ट प्लांक महोदय ने मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का उपयोग इस काम के लिए किया। तो इस सांख्यिकी के अनुसार किसी नियत ताप T पर विविक्त ऊर्जा का मान Nhν वाले दोलकों की जो संख्या होती है वो Nn = a e⁻⁻ kT समीकरण नंबर 1, जहाँ K बोल्ट्जमान नियतांक है जो सब बच्चे जानते हैं। Nhν ऊर्जा वाले दोलकों की कुल ऊर्जा कितनी होगी, En बराबर, ठीक है, Nhν × Nn, एक दोलक की ऊर्जा इनटू दोलकों की संख्या Nn यदि हमारे पास है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इतनी ऊर्जा वाले दोलकों की, अलग अलग ऊर्जा वाले के दोलक अलग है, उसके दोलकों के कोई दोलक Nhν ऊर्जा का, कोई N1 का है, कोई N2 का है, कोई N3 Nhν का है, इसलिए सबकी ऊर्जा, दोलकों की ऊर्जा अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर एक हम कॉमन के रूप में लिख रहे हैं, Nhν ऊर्जा वाले दोलकों की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, En = समता। लेकिन उसमें दोलकों की संख्या अलग अलग ऊर्जा के दोलक बहुत हैं, इसलिए कुल जो ऊर्जा होगी कृष्णिका के अंदर या दोलकों की कुल ऊर्जा E होगी वो इस En के सिग्मा के बराबर होगी। इसलिए टोटल ऊर्जा, कुल ऊर्जा E = सिग्मा En। En का मान यदि रख दें तो सिग्मा n Nhν Nn, तथा कृष्णिका में दोलकों की संख्या, कुल दोलकों की संख्या, ठीक है, क्योंकि Nhν ऊर्जा वालों की संख्या तो Nn है, इसमें इसके अलावा अन्य ऊर्जा उत्पन्न करने वाले दोलकों की संख्या कुछ और है। तो उन सारे दोलकों की संख्या को जोड़ दें तो कृष्णिका में उपस्थित कुल दोलकों की संख्या कैपिटल N बराबर कितना आएगी, सिग्मा Nn के बराबर आएगी। अतः औसत ऊर्जा और दोलकों की कितनी होगी, अपन सब जानते हैं कि औसत ऊर्जा फॉर्मूले में कुल ऊर्जा बटे दोलकों की संख्या जैसा होता है। तो दोलकों की कुल ऊर्जा बटे दोलकों की कुल संख्या भाग लगा दें हम, और ऊपर कुल ऊर्जा का मान कितना, सिग्मा Nhν Nn है, दोलकों की कुल संख्या सिग्मा Nn है, उनके मान पुट कर दें तो सिग्मा Nhν e⁻⁻ kT, सिग्मा e⁻⁻ kT। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मान लें कि hν/k2 को 1 से रिप्रेजेंट कर दें ताकि शॉर्ट फॉर्म बन जाए। तो E एवरेज बराबर kT सिग्मा n × e⁻⁻nx अपॉन सिग्मा e⁻⁻nx इक्वल टू इसका फॉर्म यदि देखें, अब कलन करें तो ddx हमारे पास कितना प्राप्त होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कितना हो जाएगा हमारे पास, n तो हमारे पास nx उसमें कॉमन है, ठीक है। इसमें e⁻⁻nx का करेंगे तो हमारे पास बाहर कितना आ जाएगा, -nx आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो देखते हैं, सॉल्व करने पे आ जाएगा, हाँ, सॉल्व करने पर दिस = E एवरेज = समीकरण नंबर 2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको ये डी और से सब्सिट्यूट करेंगे। लेकिन इसके अंदर जो ब्रैकेट में सिग्मा एक्सपोनेंशियली -nx है,
इसको यदि सिग्मा के पहले n इक्वल टू 1 लिखें, n इक्वल टू 2 लिखें, n इक्वल टू 3 लिखें या 0 1 2 3 लिखें, तो सिग्मा e रेज़ पावर माइनस x इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, e रेज़ पावर माइनस n इंटू 0 e रेज़ पावर माइनस x इंटू 1 e रेज़ पावर माइनस 2x इंटू 2s3। तो ये देखते हैं कि हमारे पास चेन प्राप्त हो रही है, एक सीरीज़ प्राप्त हो रही है। इस सीरीज़ अनंत पदों की सीरीज़ है। इस अनंत पदों की सीरीज़ का जो हमारे पास एक तरह से गुणोत्तर माध्य है या जैसी गुणोत्तर सीरीज है, तो इसका टोटल जो हमारे पास प्राप्त होगा वो अनंत श्रेणी के पदों के आधार पर 1/1 माइनस e रेज़ पावर माइनस s की फॉर्म होगा। इसलिए ये मान ऊपर समीकरण में यदि पुट कर दें तो हमारे पास ई एवरेज का जो मान रह जाता है कि डी डी एक्स ऑफ समथिंग इक्वल टू जो हमारे पास रह जाता है वो माइनस ई रेज़ पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस का होल स्क्वायर रह जाएगा। इसको फॉर्मूले में रख देंगे तो दिस इक्वल टू एक्स के टी ई रेज़ पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस एक्स हो रहा है। थोड़ा सॉल्व करेंगे, एक्स के टी अपॉन नीचे समीकरण को माइनस को उल्टा कर देंगे तो कितना हमारे पास ई की घात माइनस एक्स बाहर लगा दें, ऊपर से नीचे ले जाएं तो 1 अपॉन ई रेज़ पावर माइनस एक्स होगा, वो तो प्लस में हो जाएगा और ई रेज़ पावर माइनस एक्स कैंसिल होकर 1 रह जाएगा। इसलिए ये जो हमारे पास कितना है एक्स के टी अपॉन ई की घात एक्स माइनस रह गया। अतः प्रति दोलक माध्य ऊर्जा का जो मान प्राप्त हुआ, ठीक है, यहाँ एक्स हमारे इनपुट कर दें, एच न्यू अपॉन के टी से के टी कैंसिल होकर ऊपर एच न्यू रह जाएगा। ई की पावर में एक्स के स्थान पर एच न्यू अपॉन के टी पुट करेंगे तो हमारे पास एवरेज ऊर्जा का प्रति दोलक जो माध्य ऊर्जा एवरेज ऊर्जा जो प्राप्त हुआ एच न्यू अपॉन ई की घात एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है छात्रों, ये आपको वैसे भी याद रखना होगा, ये बीच में डेरिवेशन है। यदि लैम्बडा की फॉर्म में इसको कैलकुलेट करें तो अपन सब जानते हैं सी इक्वल टू न्यू लैम्बडा होता है या न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा होता है। उस आधार पर न्यू को लैम्बडा में कन्वर्ट करेंगे तो माध्य औसत ऊर्जा का जो मान प्राप्त होगा एस सी अपॉन लैम्बडा ई रेज़ टू पावर एस सी अपॉन लैम्बडा के टी माइनस 1 की फॉर्म प्राप्त होगा। इस प्रकार अब हमने प्रति दोलक माध्य ऊर्जा का मान प्राप्त कर लिया है, ठीक है। दोलकों की संख्या हमारे प्राप्त होगी, दोलकों की संख्या को माध्य ऊर्जा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लांक विकिरण नियम की प्राप्ति हो जाएगी, जो अगले चैप्टर में अगले लेक्चर में आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।